रुद्रसेना 52 हिंदू लड़कियों को उन जिहादियों के चंगुल से छुड़ा के वापस लाई है। एक तो 52 लड़कियों के कोख से वो लोग पैदा नहीं होंगे और ऊपर से हमारी बेटियां भी बच गई। आज इस क्षेत्र की जनसंख्या 15,000 है, 1400% की वृद्धि है। यदि इसी तरीके से रहा तो अगले 30 साल में इनकी जनसंख्या 60,000 हो जाएगी और हम ऐसे ही भी अल्पसंख्यक हो गए हैं। पुलिस वेरिफिकेशन के माध्यम से पता चला 1000 से अधिक लोग जिनके नाम मुकदमे दर्ज थे, 10 मुकदमे जिनके नाम उत्तर प्रदेश हरियाणा में दर्ज थे, वो यहाँ आके चुपचाप से काम कर रहे थे। 1 लाख की इनकी जनसंख्या थी, आज इनकी जनसंख्या 25 लाख है। इतनी बड़ी मात्रा में कहां से आए भाई? अवैध मजारे बना रहे हैं, अवैध मस्जिदें बना रहे हैं। ऐसा कुछ कटमुल्ले पूरे भारत से आकर कुछ अवैध फंडिंग यहाँ कर रहे हैं और यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए यहाँ प्रदेश को अस्थिर करने का काम कर रहे थे। मैं आप लोगों से एक निवेदन कर रहा हूँ। आयत नंबर 5 सूरह नंबर 9 क्या कहता है कि पवित्र रमजान के महीने बीत जाने के बाद उन मुशरिकों को काटो, मारो और अकेला पाओ तो निपटा दो, जब तक कि वो जकात ना दे, जब तक वो तौबा ना कर ले। क्या मतलब है इसका? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। उत्तराखंड जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, ऐसे में आपको बता दें कि देश ही नहीं दुनिया भर से उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड की खूबसूरती को देखने के लिए लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर जो लोग उत्तराखंड घूमने आते हैं यहीं पर रचने और बसने लग जाए तो स्थानीय लोगों का क्या होगा? ऐसे ही कुछ मुद्दों के साथ स्थानीय लोग परेशान हैं। खासतौर पर उत्तराखंड में हो रहे जो डेमोग्राफिक चेंज है उसको लेकर यहाँ के कई जिलों के लोग, कई गांव के लोग काफी ज्यादा परेशान है। इसी को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए इसका बेड़ा उठाया है उत्तराखंड के रुद्रसेना देवभूमि संगठन ने, जिसके संस्थापक राकेश तोमर जी हमारे बीच मौजूद है। राकेश जी, आपका एनएमएफ न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी, आपको केवल राकेश तोमर से ही नहीं, उत्तराखंड में राकेश उत्तराखंडी के नाम से भी जाने जाते हो आप। राकेश तोमर से लेकर राकेश उत्तराखंडी का सफर आपने कैसे तय किया, साथ ही ये संगठन किस तरीके से काम करता है? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। उत्तराखंड आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। रुद्रसेना देवभूमि उत्तराखंड और हिमाचल अर्थ धर्म राष्ट्र के लिए काम करती है, जन जंगल जमीन के लिए काम करती है। उत्तराखंड में हो रहे डेमोग्राफी चेंज से लेकर लव जिहाद, धर्मांतरण, लैंड जिहाद के विरुद्ध लंबे समय से आवाज उठा रही है, जिसमें महासू देवता मंदिर हनोल से शुरुआत होकर हनोल की धर्म सभा पूरे देश में चर्चा पे रही है। मुझे अपने न्यूज में बुलाने के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। अब आपने कहा कि राकेश तोमर से राकेश उत्तराखंडी कैसे बने? राकेश उत्तराखंडी, हम कहते हैं कि चातुवर्णम मया शिष्टं गुण कर्म विभाग स, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 13। हिंदू समाज जातियों में बंटा है और जातिवाद के दंश में कोई ईसाई बन रहा है तो कोई अपना धर्म छोड़ रहा है। इसलिए राकेश तोमर से राकेश उत्तराखंडी बनने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि राकेश तोमर से ये प्रतीत होता था कि मैं ठाकुर जाति से हूं। इसलिए कहते हैं कि परम भवन्य त्वमेत्वराष्ट्रम समर्था भवत्वा शिशाते वृषम। अब मां भारती के चरणों में समर्पित होकर हम इस मां भारती को परम वैभव पे ले जाना चाहते हैं। और राकेश तोमर से राकेश उत्तराखंडी बनने का कारण ये था और 2017 से लेकर रुद्रसेना देवभूमि उत्तराखंड हिमाचल लगातार इस ओर कार्य कर रही है। जी हाँ राकेश जी, आप अगर रुद्रसेना देवभूमि संगठन की बात करें तो कब से ये बना था? इसके साथ ही क्योंकि जैसे कि हमारी बातचीत हुई थी, डेमोग्राफी चेंज को लेकर ये संगठन काफी ज्यादा सक्रिय है। किस तरीके से बदलाव हुए हैं, कितने सालों में क्या बदलाव देखा है और क्या बदलाव आप आने वाले समय में देखना चाहते हैं? ऐसा है कि 2017 में हमने छोटे से गांव कहा गांव विकास नगर से इसकी शुरुआत की थी और धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता फिर 2021 में विधिवत रूप से इसका गठन हुआ और लगातार ये काम कर रहा है। रुद्रसेना 52 हिंदू लड़कियों को उन जिहादियों के चंगुल से छुड़ा के वापस लाई है, ताकि एक तो 52 लड़कियों के कोख से वो लोग पैदा नहीं होंगे और ऊपर से हमारी बेटियां भी बच गई। वहीं इसके बाद
हमने बड़े रूप में, ऐसा नहीं है कि रुद्रसेना डेमोग्राफी पर्यावरण के लिए भी काम करती है। राजावाला प्रकरण पूरे देश में चर्चा में रहा, 7 अधिकारी सस्पेंड हुए, 39 अधिकारी IAS और IFS विभागीय जांच चली, और वो इलीगल तरीके से जो पेड़ कट रहे थे वो बंद हुए। ऐसे रुद्रसेना अपने स्थापना दिवस के अवसर पर 350 पीपल के पेड़ भी लगाती है। हम लोग समाज का वो काम करते हैं जो जरूरी है। अब आए उत्तराखंड के अंदर डेमोग्राफी चेंज। मैं आपको बताऊं, जिस गांव में मैं बैठा हूं इसका नाम है बेगल। बेगल की जनसंख्या, अपने आपको बताऊं कि परिवार 10, 12, 15 परिवार हैं, और यहाँ एक बन गुजर आया था, 45 परिवार हो गए हैं। डेमोग्राफी पूरी तरीके चेंज हो गई है। इस तरीके से जौनसार बावर के सुनीर गांव की बात करूं तो एक परिवार था, 18 परिवार हिंदू थे, आज 46 परिवार बन गुजर हो गए हैं, और हमारे लोग इतने हो गए हैं। जो बन गुज्जर बन गुज्जर नीचे ऊपर आते थे, उन्होंने साजिश के तहत विधिवत कहीं कहीं जाके कब्जा किया, और 1967 में जो ST का दर्जा हमें मिला था, उसके बाद 1983 में फर्जी तरीके से बंदोबस्त में जमीन नाम लगा दी, जबकि वो जमीन बंदोबस्त अधिनियम 1983 के खिलाफ है, पन्नाला सेटलमेंट एक्ट के खिलाफ है, ST/SC एक्ट के खिलाफ है, जौनसारी अधिनियम 1967 के खिलाफ है, वाजिबुल अर्ज और दस्तूरुल अमल के विरुद्ध जाकर कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने इनके विरुद्ध 700 बीघा जमीन हमारी अनुसूचित जनजाति की जमीन नाम लगा दी। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण था। अब क्षेत्र में जहां पे 1996 में 400 लोग थे, आज वहां पे 6000 लोग हो गए हैं। जिस जगह पे हम हैं, यहाँ पे रूनसून हो गया, बेगली हो गया, आपका गोरियाना हो गया, मकवाड़ हो गया, मोरा हो गया, तो तमाम जगह पे यहाँ पे एक एक परिवार था, और आज इस क्षेत्र की जनसंख्या 15,000 है। 1400% की वृद्धि है। यदि इसी तरीके से रहा तो अगले 30 साल में इनकी जनसंख्या 60,000 हो जाएगी, और हम ऐसे ही भी अल्पसंख्यक हो गए हैं। वैसे ही क्षेत्र में पूरे उत्तराखंड के अंदर 2010 के बाद 15 लाख से अधिक लोग उत्तराखंड काम करने के बहाने आए और यहाँ कागजात बना दिए हैं। वहीं कोटी कॉलोनी की बात करें तो कोटी कॉलोनी में कुछ लोग आए थे, उनको 40 लोगों ने, उन्होंने आधार कार्ड, स्थायी निवास, जाति प्रमाण सब बना दिया, और वो प्रधान बनने की फिराक में थे। तो ऐसे पूरे क्षेत्र में गलत तरीके से कागजात बने। रुद्रसेना देवभूमि उत्तराखंड की जब गठन मोरी में हुआ तो उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन चला, और पुलिस वेरिफिकेशन के माध्यम से पता चला 1000 से अधिक लोग जिनके नाम मुकदमे दर्ज थे, 10 मुकदमे जिनके नाम उत्तर प्रदेश, हरियाणा में दर्ज थे, वो यहाँ आके चुपचाप से काम कर रहे थे। वो सब के सब रातों रात भाग गए, और क्षेत्र अब खाली हो रहा है। ये डेमोग्राफी चेंज के लिए बड़ा कुठारघात रुद्रसेना देवभूमि उत्तराखंड हिमाचल ने किया, और उसके बाद जो वेरिफिकेशन हुआ, अब जो वेरिफिकेशन क्षेत्र में हो रहा है वो पूछ के हो रहा है। अब गलत तरीके से कोई भी व्यक्ति नहीं रखता, पग पग पे पुलिस की नजर है और हमारी भी नजर है। तो हम बड़े रूप में रुद्रसेना देवभूमि उत्तराखंड हिमाचल बड़ी मात्रा में डेमोग्राफी चेंज होने से बचा रही है, और आने वाले समय भी इस ओर प्रयासरत रहेगी। क्या कदम रुद्रसेना की तरफ से उठाए गए हैं अब तक? रुद्रसेना की तरफ से हम पुलिस के भरोसे कब रहेंगे? पुलिस को जब हम सूचना देंगे तभी तो वो करेंगे। कदम सबसे पहले ये उठाया गया कि पूरे प्रदेश के अंदर पुलिस वेरिफिकेशन हो। जो स्थायी निवास लेके आएगा, चरित्र प्रमाण पत्र लेके आएगा, उसी का हम वेरिफिकेशन होगा। तो इसके आधार पे 3 वर्ष से पूरे उत्तराखंड के अंदर से हजारों लोग बाहर गए हैं, और वहीं पे लव जिहाद में जो लड़कियां जाती थी उनको बचाना, और इस तरीके से पूरे क्षेत्र में जगह जगह पे जहां जहां ये लोग थे, ऐसे 45 जगह से इनको यहाँ से हटाकर हिंदू हेयर सैलून खोले गए हैं। जो नाई की दुकानें थी, कबाड़ी की दुकानें थी, इस तरीके जो धीरे धीरे बसने का प्रयास कर रहे थे, इनका हम लोगों ने इस ओर काम किया। राकेश जी, क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं कि कई ऐसे कानून है जिसका उल्लंघन किया गया है, SC/ST एक्ट समेत तमाम कानून आपने गिनाए हैं। जी मैडम। ऐसे में क्या सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं की जा रही? जिस तरीके से डेमोग्राफिकल चेंज की आप बात कर रहे हैं, लगातार संख्या बढ़ रही है जैसे आपका कहना है, सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं यहाँ पर? मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड के अंदर सरकार की जो वर्तमान सरकार है, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, उनको हम धर्म रक्षक धामी कहते हैं, धाकड़ धामी कहते हैं, और उसमें वो चरितार्थ भी है। मैं आपको बताऊं, हरीश रावत की सरकार में इनको खुली छूट दी गई, और उत्तराखंड के अंदर हाल बेहाल हो गया। उत्तराखंड के अंदर यदि 2000 में ये राज्य अलग हुआ, 1 लाख की इनकी जनसंख्या थी, आज इनकी जनसंख्या 25 लाख है। इतनी बड़ी मात्रा में कहां से आए भाई? तो ये
कहीं ना कहीं पूर्व सरकार की विफल योजना थी और उनको बढ़ावा था। यहाँ आए और उन्होंने जमीनें ली, यहाँ पे धीरे धीरे बसावट करने लगे और हमारे उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज कर दी और संस्कृति को, हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अवैध मदरसे खोल रहे हैं, अवैध मजारे बना रहे हैं, अवैध मस्जिदें बना रहे हैं। ऐसा कुछ कटमुल्ले पूरे भारत से आकर कुछ अवैध फंडिंग यहाँ कर रहे हैं और यहाँ की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए यहाँ प्रदेश को अस्थिर करने का काम कर रहे थे, जिसमें प्रदेश के धक्कर धामी ने 450 से अधिक अवैध मदरसों को सीज किया। 1000 से अधिक मजारें जो जंगलों के अंदर बनी थी, अवैध कब्जा किया था, उनको हटाया, बुलडोजर चलवाया और भू कानून लाकर एक अच्छी सौगात दी और धर्म परिवर्तन करने वालों पर कुठारघात किया। ऐसा काम उत्तराखंड के वर्तमान सरकार ने जबरदस्त काम किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से परम पूज्य बड़े भाई श्री पुष्कर सिंह धामी जी को धन्यवाद देता हूँ। राकेश जी, आपने 3 शब्दों का इस्तेमाल किया, लव जिहाद, लैंड जिहाद, व्यापार जिहाद। लव जिहाद तो पता है, लैंड जिहाद भी पता है, व्यापार जिहाद कैसे हो रहा है यहाँ पर? व्यापार जिहाद क्या हो रहा है कि जो मंडियों के अंदर है, मंडियों के अंदर जो दुकानें हैं, हाट बाजार है, इसको पूरी तरीके से बाहर से लाकर ये अपने चंगुल में ले आए हैं और वहां पे कहीं ना कहीं अपना आधिपत्य जमा दिया है, एक तरफा सिस्टम जमा दिया है। दूसरा, जितने उत्तराखंड के होटल है धीरे धीरे लीज पे ले रहे हैं। जो दुकान बजमाना की एक छोटी सी दुकान है विकास नगर, जहां दुकान का किराया 6000 था, 7000 था, वहां हिंदू दुकान चलाता था, लेकिन इसने बोला अरे यार ये दुकान मुझे दे दो, उसका किराया सीधा 30,000 कर दिया। तो वो आदमी 5 रुपए का सामान बेच रहा है, 5 रुपए प्रति सामान, 5 रुपए दिन में उसका सामान 100 रुपए भी नहीं बिक रहा है। तो यदि उसका सामान, उसके साथ 4-5 लोग हैं, यानी कि टोटल उसकी महीने का जो खर्च है वो है 1.5 लाख और उसकी कमाई है मात्र महीने की 30-40 हजार। तो ये पैसा कहां से आ रहा है? क्या इतने बड़े सेठ है? क्या ये टाटा अंबानी बिरला है कि जो ये इतने बड़े रूप में घाटा झेल लेंगे? तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बड़ी फंडिंग है, जिसमें व्यापार जिहाद की तरफ बढ़ा हुआ है। जगह जगह छोटी छोटी दुकानों को बड़े मात्रा में किराए पे लेना और हिंदू हेयर सैलून को, ब्यूटी पार्लर्स को बंद करके उन पर कब्जा करना। जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम है उसमें भी स्क्वायर फीट के आधार पे कम लोग उसमें काम करना। एक छोटी सी बात बताता हूं मैं आपको। अभी एक लड़का मच्छी का काम कर रहा था, उसको मच्छी जो है थोक में मिल रही है 130 रुपए किलो, और जो क्षेत्र में ये व्यक्ति काम कर रहा है वो क्षेत्र में 120 रुपए किलो बेच रहा है, उसको आगे से 85 रुपए किलो मच्छी आ रही है। तो जो 185 से लेके 130 के बीच में जो मार्जिन है वो कौन भर रहा है? इंटेलिजेंस को सोचना चाहिए इस ओर। तो बड़े मात्रा में उत्तराखंड के अंदर डेमोग्राफी चेंज ही नहीं। तो इसका बहिष्कार आप लोग क्यों नहीं करते हैं? इसका बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन बहिष्कार कैसे करोगे? ये एक ऐसी चैन है, ऐसा एक मगरमच्छ है जो आने वाले समय पूरे उत्तराखंड को निगलने की तैयारी में था। तो बहिष्कार करेंगे तभी तो रुकेगा ना। धीरे धीरे बहिष्कार हो रहा है। पुरोला का एक बहुत बड़ा मामला आपने देखा होगा, पुरोला आंदोलन सब लोगों ने देखा। बड़े मात्रा में एक बेटी के साथ अन्याय हुआ और 45 दिन तक दुकानें बंद रही और अब जो है 45 परिवार थे वो ज्यादा से ज्यादा 20-25 लोगों को वहां से हटा दिया गया, सबने दुकानें खाली करी। पूरे प्रदेश के अंदर से ही जो ये चैनल देख रहे हैं, मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, जिन्होंने भी इन जिहादियों को दुकानें दी है, सब लोग खाली करें। आपके चंद रुपये के चक्कर में आप पूरे उत्तराखंड को सख्ते में न डालें। हमारा मकान है, हमारी दुकानें किसको देना है? वोकल फॉर लोकल के माध्यम से चलें और अपने स्थानीय युवाओं को रोजगार भी दें, जिस तरीके से हम लोगों ने रोजगार दिया है। तो धीरे धीरे हम लोग चेंज कर रहे हैं और समाज लगातार इनसे दुकानें खाली करा रहा है, असहज हो रहा है। तो अवैध तरीके से आप कह रहे कि यहाँ पर रचते बसते जा रहे हैं लोग, तो ये तो सरकार का काम है ना राकेश जी? हाँ, तो सरकार का काम है, हम कब कह रहे हैं हमारा काम है, लेकिन मेरे राइट्स है, मेरे प्रदेश को बचाने के राइट्स है, मेरे संस्कृति को बचाने के राइट्स है, मेरे जॉनसार पावर के राइट्स है। उस राइट्स का यदि हनन होगा तो मैं सरकार को नहीं बोलूंगा, तो क्या मैं चुपचाप रहूंगा? ये मुझे आतंकवादी कह देते हैं, ये उग्रवादी कह देते हैं। यदि मैं अपनी जमीन बचाने का काम कर रहा हूं तो ये मुझे जो है आतंकवादी कहते हैं, जो क्योंकि इसको आतंकवाद का धर्म दिखता नहीं है। इनको पहलगाम दिखता नहीं है, मुर्शिदाबाद दिखता नहीं है, नागपुर दिखता नहीं है, मेवात दिखता नहीं है। इसलिए आने वाले समय में उत्तराखंड जिहाद की आग में न जाए। उत्तराखंड के अंदर ये मुर्शिदाबाद जैसे, पश्चिम बंगाल जैसे, बांग्लादेश जैसे हालात ना हो, हम उस उत्तराखंड को बचाएंगे। जिनके पास वैध दस्तावेज है, जिनके पास वैध दस्तावेज, वो ऐसा काम कर ही नहीं रही है। लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे किराए के मकान। अब एक बात बताइए आप, कोई आदमी यहाँ आ रहा है, किराए के मकान में रह रहा है और उसने स्थायी निवास बना दिया, जाति, तो वो भ्रष्ट अधिकारी क्या कर रहे हैं? तो कुल मिला के
उत्तराखंड के अंदर हम ऐसी स्थिति लाएंगे कि उत्तराखंड के अंदर अवैध रूप से काम करने वाले, अवैध काम करने वाले जिहादी की टांगे थर-थर कांपेगी। लेकिन यहाँ पे हम अवैध रूप लोग से आप एक्टिव कह है। रहे हैं इनके पास दस्तावेज है, लेकिन वो भी अवैध तरीके से बनाया गया है। तो जो लोग ये अवैध दस्तावेज बना रहे हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करिए ना। उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। इससे पहले अभी परसों भ्रष्टाचार के खिलाफ और जो कागजात अवैध रूप से बना रहे थे, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने अभी परसों ही जो है एक कोटी कॉलोनी का एक पटवारी था जिसने गलत तरीके से कागजात बना दिए, अभी धर दबोचा है, जेल के सलाखों के पीछे है। और प्रदेश के अंदर इस तरीके के जो काम है, इस तरीके के जो भ्रष्टाचार निरोधक जो काम है वो हो रहे हैं और कई अधिकारी जेल के सलाखों के पीछे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं पुष्कर सिंह धामी जी को कि उन्होंने जिस तरीके के जो लोग गलत तरीके से कागजात तैयार करते हैं उन अधिकारियों को जेल के सलाखों के पीछे भेजा। अच्छा, जिनको आप जिहादी कह रहे हैं उनका ये कहना है कि हम तो आराम से आए हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। अच्छा, तो क्या दिक्कत है आपको? आपने कहा कि आप नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। इस क्षेत्र में जो मुस्लिम वन गुज्जर हैं वो यहाँ पे वन गुज्जर क्यों कहा जाता है उन्हें पहले? क्योंकि वो बकरवाल थे, वो अपनी गायें भैंसें चुगाने के लिए जंगलों में ले जाते, उनको परमिट मिलता था, उनके पास मकान नहीं होते थे, वो खाना बदोश होते थे। लेकिन उनको हरीश रावत ने 1600 मुस्लिम वन गुज्जरों को गैंडी खाता में जमीन दी और वहां पे बसाया। लेकिन उसके बावजूद भी उनको परमिट दिया जाता है और जंगलों के अंदर नाश कर रहे हैं। एक परमिट में 10 आदमी जा रहे हैं, ये 10 भैंसों के चक्कर में जो 400 भैंसें जा रही है। तो आपने कहा आराम से रह रहे हैं, कहाँ आराम से रह रहे हैं? आप रोज थाने की अपराध की वो उठाइए, कितने अपराध कर रहे हैं। आप नशा तस्करी की आप फाइल उठाइए, कितना अपराध कर रहे हैं। आप छेड़छाड़ की घटना देखो, कितना अपराध कर रहे हैं। आगे आइए, मेरे त्यूनी क्षेत्र में एक महेंद्र जगह पड़ती है जहाँ बासिक महाराज का मंदिर है, मासू देवता यहाँ के आराध्य देव है। उनके 14 देव बकरों को चोर लिया, उसमें से हिमाचल क्षेत्र में बेच दिया। उसके बाद मजोग में पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। और अभी परसों चौथे की लेटेस्ट खबर है, जब सीज फायर हुई थी, जब क्या नाम उसका भारत पाकिस्तान के तनाव चल रहा था, जब जबरदस्त तरीके से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और 26 पहलगाम में मारे गए लोगों का बदला 500 लोगों से पाकिस्तान के अंदर जाके घुसा। उसके बाद एक जिहादी यहाँ पर मोदी जी को एक शहबाज शरीफ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सामने घुटने के बल एआई क्रिएट करता है, वीडियो बनाता है और पाकिस्तान का झंडा लहराता है। इतनी हिम्मत इन लोगों की हो गई। और वहीं वन विभाग की जमीनों कब जा रहे हैं, राजस्व विभाग की जमीनें कब जा रहे हैं, अवैध कब्रिस्तान बना रहे हैं। तो ये कह रहे हैं आराम से रह रहे हैं, ये तो अपराध कर रहे हैं क्षेत्र में, और नहीं कर रहे हैं तो सबूतों के साथ है। वहीं एक वीडियो आपने देखी होगी बालचा में, यही ऊपर ये ऊपर यहाँ बालचा है, वहां पे वो गुजरी है जो फीमेल है, वो उसको थूक भी रही है दूध में और निकाल भी रही है। क्या कर रहे हैं? क्या मतलब समझ में नहीं आ रहा, क्या करना क्या चाहते हैं? थूक जिहाद मतलब कहीं मुझ जिहाद हो रहा है, कहीं थूक जिहाद हो रहा है, मतलब क्या है? क्या ये देश जो है डस्टबिन बन गया है, वॉशरूम बन गया है? जब सामने आया था आप लोगों ने आवाज नहीं उठाई थी? बिल्कुल उठाई, हमने आवाज उठाई, लेकिन तब पता ही नहीं चला कहाँ गई। आज तक जो है उसमें कार्रवाई नहीं हुई। तो आपके घर घर में दूध जो लोग सप्लाई करते हैं वो वन गुज्जर ही है? नहीं 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 नहीं, अब पहले कई लोग भाव में था, अब सब लोगों ने छोड़ दिया। सबको पता है ये थूक के दूध दे रहे हैं, इसलिए वाइकआउट कर दिया है। हमारे लोगों ने अपने छोटी छोटी गायें गाँव में रख ली है, जो आधा किलो भले ही दूध देता है लेकिन अपने आप लेते हैं। लेकिन फिर भी इनके कारोबार कुछ चल रहे हैं, जल्दी उसमें भी कुठारघात होगा। और जो ये क्षेत्र में इलीगल तरीके से पनीर और फर्जी दूध बना रहे हैं, इस पर भी जबरदस्त कार्रवाई प्रदेश सरकार करेगी। तो आप इसमें दोनों को अलग कैसे रखते हैं कि आप कह रहे कि एक तरफ अवैध कब्जा किया हुआ है, जनसंख्या उन लोगों की बढ़ रही है, बाहरी देश से आए थे, जब वो यहाँ पर बसते हैं तो क्या आसपास किसी भी स्थानीय प्रशासन को इस बारे में जानकारी नहीं होती? क्योंकि कई लोग होंगे जो सालों से बसे हो यहाँ पर। अंधे थे, इससे पहले अंधे थे, जो अधिकारी जो नेता थे वो अंधे थे, बिल्कुल गद्दार थे वो, जिन्होंने जो भाई बगल में कोई आदमी आ रहा है पूछ तो लो कहाँ का है, पूछ तो लो कौन है। लेकिन यदि हमारे घर में कोई मेहमान आ रहा है तो दूसरे दिन नहीं जा रहा तो हम बोलेंगे भाई साहब, हमारे यहाँ एक कहावत दी जाती है जौनसारी भाषा में कि बोले आगले का पावना और दूध को का पोई पोर जामा तो पूरी चुली में मारमा ढोई। इसका मतलब ये है कि जौनसारी भाषा में जो ये कहावत है, ये है कि अगले दिन जो है आप मेहमान हैं, दूसरे दिन आप जो है आराम से सो जाओ, तीसरे दिन आप जो है नॉर्मल हो चुके हैं, चौथे दिन आप चले जाओ। लेकिन यहाँ तो 70 साल से जो आ रहे हैं, हमारी जमीनों में कब्जा कर रहे हैं, हमारे छाती पे लौट रहे हैं और क्या नाम हम लोगों को परेशान कर रहे हैं, किसने पूछा ही नहीं।
जिन लोगों ने गंदी राजनीति, भद्दी राजनीति की, उनका परिणाम है ये। आज समाज देख रही है उनको, बेनकाब हो गए हैं। अब वो लोग जो है इन लोगों के साथ है, 2-4 लोगों के साथ, और समाज हमारे साथ है ढंग से। अब इनको पता चल गया है कि हाँ क्या सही क्या है, गलत क्या है। राकेश जी, जब हम यहाँ पर आ रहे थे, हमने देखा कि किसी व्यक्ति से आप बात कर रहे थे, आप टोपी को लेकर कुछ इशारा कर रहे थे कि इस तरीके जी बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, जिस क्षेत्र में हम हैं, तो जो मुस्लिम बन गुज्जर थे, ये मुस्लिम नहीं थे। ये लोग एक बहुत शांत प्रिय एक जाति थी, जो क्षेत्र में आती और जाती थी। हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी। अब इनका कई मुल्ला मौलियों ने इनका ब्रेन वॉश करके इनको जमात में भेजकर कट्टरवाद की शिक्षा दे दी, कि जिसका जीता जागता उदाहरण सुलेमान मेंद्रतवाला है। इनकी एक लंबी गुजरी टोपी होती थी, जिसमें कि छोटी होती थी, लंबी होती थी। इन्होंने उसको छोड़ दिया। अपना जो पगड़ी और तेबन था वो छोड़ दिया, और धीरे धीरे बुरके में आने लग गए। तो क्षेत्र में एक बहुत अजीब सा माहौल है कि यार ये क्या हो गया है। तो अब लोग जागने लगे, अब इसका विरोध भी कर रहे हैं। इसलिए इन लोगों को जो है वापस आना चाहिए, अपने धर्म में आना चाहिए। इन लोगों को जो है अपने वेशभूषा में आना चाहिए, अपने रहन सहन में इन लोगों को आना चाहिए। धर्मांतरण मुद्दा है बहुत तगड़ा। उत्तराखंड में अंदर धर्मांतरण मुद्दा है। जिस क्षेत्र में हम हैं, इसमें 100 से अधिक ऐसी परिवारों ने ईसाई धर्म अपना लिया। अच्छा। और ईसाई धर्म में रहते हैं, उसकी तरफ फॉलो करते हैं, लेकिन कागजात फर्जी तरीके से जो है अब एससी के यूज कर रहे हैं। भैया आपने धर्मांतरण किया है तो स्वागत है। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 28 कहता है आप किसी भी धर्म को मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बाद जो सुख सुविधाएं आप हिंदू धर्म से ले रहे हैं, एससी जो कास्ट है वो हिंदू धर्म में है, ईसाई में नहीं है। तो यदि आप ईसाई बन चुके हैं तो हमारा प्रमाण पत्र छोड़ो, आप अपना जाओ, आप स्वतंत्र है। लेकिन आपको जो है फायदा भी हिंदू धर्म के अनुसार चाहिए, और आप हिंदू धर्म को भी नहीं मानोगे। तो इस और जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने कहा है कि तत्काल ऐसे सभी लोगों की मजिस्ट्रेट जान करके जिन्होंने ईसाई धर्म अपनाया है, और इन सभी के जो है आरक्षण हटा दिया जाए। तो ये तो एक स्कैंडल की तरह हो गया ना भाई। बहुत तगड़ा स्कैंडल हो रहा है, और इसी स्कैंडल को जल्दी हम लोग इसका पर्दाफाश करने वाले हैं। जबरदस्त तरीके से कुठारघात होगा, बताएंगे। जो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने बोला है, और कर्नाटक हाई कोर्ट का भी है, और जी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है कि भाई जिनका जो है, जिन्होंने धर्मांतरण किया है, जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन स्वेच्छा से किया है, वो अब उसी धर्म के हो गए, ईसाई हो गए, तो वो हिंदू धर्म से आरक्षण ना लें। तो इसलिए एक नोटिफिकेशन प्रदेश सरकार भी जल्दी जारी करेगी। मैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन करता हूँ, एक नोटिफिकेशन जारी करें। जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है वो हिंदू धर्म के रीति रिवाज से वो आरक्षण छोड़ेंगे। जब आरक्षण होगा, हटेगा, तो या तो ये वापस आएंगे और या फिर इनका आरक्षण चला जाएगा। हम दोनों तरफ से राजी है, या तो हमारा आरक्षण छोड़े और या फिर आप वापस आए, और लीगल तरीके से, इलीगल भी नहीं है। जिस तरीके से धर्मांतरण हो रहा है, आप कह रहे कि या तो हिंदू धर्म में वापस आए या तो वहीं के होकर रह जाए। बिल्कुल। जब हिंदू धर्म में वापस आएंगे आप अपनाएंगे उन्हें? बिल्कुल अपनाएंगे, क्यों नहीं अपनाएंगे। जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। मैं आपसे कहता रहा हूँ कि राकेश तोमर से राकेश उत्तराखंडी कैसे बना। मैं कह रहा हूँ, मैं छाती पे लगाऊंगा। मैं कहता हूँ रुद्रसेना जो है उसका हर तरह से सपोर्ट करेगी, और हम कर भी रहे हैं। हमारे रुद्रसेना में बहुत सारे लोग जो है ऐसी परिवार ये कहा जाता है कि विविधता में एकता है। आपने बोला हिंदू हिंदू भाई भाई, लेकिन ये भी कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई रहते हैं सब भाई भाई। अच्छा, भाईचारा मतलब हम भाई भाई माने और पहलगाम में हमें चारा बनाए। मतलब जिस क्षेत्र में 2-4 हिंदू परिवार है और इनकी संख्या बहुसंख्य है, वहां से ये स्लोगन जरा आप उनसे पूछो, दिल से पूछो। जाओ आप मेवात, जाओ आप मुर्शिदाबाद, आजकल प्यार बंट रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में जबरदस्त भाई भाई बंट रहा है प्यार। चले जाओ, सब लोगों को दिख रहा है। इसलिए ये सब ढोंग है। सच बात तो ये है कि ये हमारी कभी होली नहीं मनाते, ये हमारी कभी दिवाली नहीं मनाते, हमारे त्योहार नहीं मनाते, और ये चाहते हैं कि इस तरीके से ही मतलब हम लोग रजे बसे, हमारी तरफ से सोचें। ये प्यार बांट रहे हैं, 5 बार जो है माइकों से चिल्ला रहे हैं, हम लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये प्यार बांट रहे हैं। इनके तो किताब में जो लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूं, पूरे भारत की जनता देख रही है। मैं आप लोगों से एक निवेदन कर रहा हूं। आयत नंबर 5 सूरह नंबर 9 क्या कहता है कि पवित्र रमजान के महीने बीत जाने के बाद उन मुशरिकों को काटो, मारो,
या और अकेला पाओ तो निपटा दो। जब तक कि वो जकात ना दे, जब तक वो तौबा ना कर ले, क्या मतलब है इसका? और माइक से बार बार कह रहे हैं कि क्या नाम उसका, सिर्फ अल्लाह ही पूजने योग्य है, अल्लाह के सिवा कोई पूजने नहीं। तो हमारे जो देवी देवता हैं वो हमारे देवी देवता पूजने योग्य नहीं है? भाई तुम अपने आप घर में सुना रहे हो, सुनाओ, लेकिन माइक लगा के हमको क्यों सुना रहे हो? इसका मतलब हमारे देवी देवताओं का हम अपमान कर रहे हो। इसलिए भाईचारा यदि चाहते हैं पूरे देश में स्थापित करना चाहते हैं, हम भी तैयार हैं, लेकिन हमारी धार्मिक भावनाओं को, आस्था को ठेस ना पहुंचाएं। क्या हिंदू डरा हुआ है? हे भगवान, आप एक कैसा प्रश्न कर रहे हैं? आप मुर्शिदाबाद में जाओ, आपको पता चल जाएगा कि हिंदू गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जिस तरीके से हमला किया जा रहा है मुर्शिदाबाद का, बार बार जिक्र करें मुर्शिदाबाद में, आप मुर्शिदाबाद के महिलाओं पर देखिए कितनी बर्बरता हुई है, वहां पर जो हिंदू है उन पर भी बर्बरता हो रही है। हाँ, तो हिंदू क्या खुश है? डरा हुआ है ना। वही तो मैंने सवाल किया ना आपसे। ऐसी जगह पे जहाँ पे इनकी जनसंख्या बढ़ती है, वो ऑटोमेटिकली हिंदू डर रहा है। तो शुरुआत में क्यों नहीं रोक देते? हाँ, प्रश्न हर एक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि जब ये बढ़े तब शुरुआत में रोका जाए। उत्तराखंड के अंदर हम रोक रहे हैं, जबरदस्त तरीके से रोक रहे हैं। जो लीगल है कोई बात नहीं, जो इलीगल है वो सब जाएंगे बाहर। फिर एक ही बात होगी ना, जो लीगल तरीके से रह रहे हैं आप उनको रहने दे रहे हो, जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं उनको हटाने चाह रहे हैं। तो जो लीगल में रह रहे हैं आप उनको हटाने की बात कर रहे हो, तो उनकी भी तो जनसंख्या बढ़ेगी ना। जो लीगल में रह रहे हैं सही तरीके से रहें, प्यार से रहें, कोई दिक्कत नहीं है। यही बात मैंने आपको शुरुआत में पूछी थी कि जो लोग आराम से रह रहे हैं, उनका कहना है कि हम सही से अपना व्यापार कर रहे हैं, तो आप लोग को क्या दिक्कत है? लेकिन फिर अपराध कर रहे हैं ना भाई। क्या गारंटी है जो लोग लीगल तरीके से रह रहे हैं वो अपराध नहीं करेंगे? भाई अब मैं कह तो रहा हूँ कि जो लीगल तरीके से रह रहे हैं वो भी अपराध क्यों? ये सुलेमान लीगल तरीके से रह रहा था, इसने अपराध किया ना। लेकिन ये लीगल 1983 में इसके नाम गर्जित गलत तरीके से जमीन नाम लगी है ना। या देश के अंदर जगह जगह पे जिस तरीके से वीडियोस निकल के आ रही हैं, वो लोग भी तो लीगल तरीके से रह रहे हैं लेकिन अपराध कर रहे हैं ना। ये तो यहाँ की उत्तराखंड पूरे देश की समस्या है। लेकिन इलीगल तरीके से जो बस रहा है इसके लिए हम रोकेंगे तो कुछ समय के लिए रिलीफ जरूर मिलेगा। कुछ समय के लिए रिलीफ चाहिए कि आपको पूरा परमानेंट रिलीफ चाहिए? परमानेंट रिलीफ के लिए इन लोगों को भी समझना पड़ेगा और अपने आप कैसे समझाएंगे करना पड़ेगा। कैसे समझाएंगे आप बताएं। आप हम लोग यदि कानूनी रूप से चल रहे हैं, यह भी सांद्रा की बात है। सांद्रा एक बगल में पड़ता है। कानूनी तौर पे आप परमिशन लो, कानूनी तौर पे आप जो है क्या नाम उसका अपनी प्रार्थना करो, जो भी है। लेकिन गैर कानूनी तरीके से काम करोगे तो वहां पे हम लोग पुलिस प्रशासन को भी बोलेंगे, शासन प्रशासन को भी बोलेंगे और इन पे कार्रवाई भी कराएंगे। जब शासन प्रशासन का डंडा चलेगा तो ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो ये तो उन्हीं लोगों पर चलेगा ना जो लोग अवैध तरीके से रह रहे हैं। नहीं, वैध तरीके से भी जो अपराध करेंगे उन पे भी चलेगा। कल के दिन हम भी अपराध करेंगे, हम पे भी चलेगा। लेकिन कुल मिला के बात ये है डेमोग्राफी चेंज तो फिर भी होगी राकेश जी। अगर जो लोग लीगल तरीके से रह रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि जनसंख्या बढ़ रही है, उनके घर में बच्चे पैदा हो रहे हैं, ज्यादा संख्या में बच्चे जानबूझकर पैदा किया जाता है। डेमोग्राफी चेंज के लिए तो मैं भारत सरकार से पहले भी हम लोगों ने निवेदन किया है कि जनसंख्या कानून लाया जाए तत्काल प्रभाव से। जिस तरीके से राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के समय पे पुरुष नसबंदी हुई, महिला नसबंदी हुई, इस तरीके से पूरे देश के अंदर नसबंदी कानून फिर से लाना चाहिए और जिनके 2 बच्चे हों उसके बाद उनकी नसबंदी करा देनी चाहिए। मैं भारत के सभी सांसदों से, सभी विधायकों से, सभी नेतागणों से निवेदन करता हूं कि देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण कानून के साथ साथ में नसबंदी का ऑप्शन जरूर हो, क्योंकि कल के दिन बोल देंगे हमें सरकारी योजना नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए और ये बच्चे पैदा करते रहेंगे। तो उससे आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है कि भाई जनसंख्या बढ़ रही है पूरे देश के अंदर, जो है इनकी 1 करोड़ जनसंख्या 35 करोड़ जनसंख्या हो गई। देश के अंदर, पाकिस्तान के अंदर हिंदू था, हिंदू इतना अल्पसंख्यक हो चुका है, हाल बेहाल है डेमोग्राफी के कारण। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे क्या अत्याचार हो रहे हैं। इसलिए हम अपना भविष्य देश के अंदर देख रहे हैं। जब इनकी डेमोग्राफी चेंज होगी, पूरे देश के अंदर जो है जब 100 करोड़ हो जाएंगे, बराबर होंगे, तो ये किस तरीके से हम लोगों पे हमारी स्थिति होगी वो बांग्लादेश आपके सामने है। इसलिए मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन सभी सांसदों से, सभी विधायक गणों से, राज्यसभा और विधान परिषद के सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि जनसंख्या कानून लाया जाए तत्काल और उस पे एक जनसंख्या कानून के तहत पुरुष और स्त्री नसबंदी जरूर रखी जाए कि 2 बच्चे के बाद नसबंदी। अदरवाइज ये देश नहीं बचने का। 516 जिले ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक हो चुके हैं और पूरे देश के अंदर माहौल बहुत खराब है। 20-30 साल के अंदर स्थिति बहुत नाजुक होने वाली है। राकेश जी, संख्या की बात कही थी आपने शायद जिक्र किया था 6 लाख से 25 लाख अब तक जनसंख्या पहुंच चुकी है। जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज उत्तराखंड में हो रही है, खासतौर पर जिन जगहों के बारे में आपने बात की थी,
क्या परेशानी आम लोगों को यहाँ पर हो रही है? जो लोग स्थानीय हैं, जो यहीं के लोग हैं, उनको क्या परेशानी हो रही है? परेशानी क्या हो रही है? कल आराम से हम रह रहे थे, लोकल लोग थे, मूल निवासी थे। 1950 तत्काल लागू किया जाए। वहां पे हम लोग यात्रा निकाल रहे हैं, हम लोग होली खेल रहे हैं, हम लोग कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं, अपने त्योहार वगैरह सब मना रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इनके बाद आने के बाद कभी ये पत्थरबाजी करते हैं। अभी कांवड़ यात्रा पे जो है रामपुर में पत्थरबाजी हुई, और उसके बाद एक जिहादी था, उसने जो उसको जो है उसकी कुर्की हो गई, और उसके बाद जगह जगह पे पत्थरबाजी करने का काम कर रहे हैं। अरे भैया आए कहाँ से ये? और आए तो आज हमारे आम लोगों को परेशान कर रहे हैं। और जिस तरीके से डेमोग्राफी चेंज होगी, 1 लाख उत्तराखंड बनने के बाद इनकी जनसंख्या थी 25 लाख हो गई है। 15 लाख इलीगल तरीके से उत्तर प्रदेश और अन्य जगह से काम करने आए थे, जिन्होंने फर्जी तरीके से कागजात बना दिए गए हैं। और मैं तो कहता हूं कि यदि उत्तराखंड अभी नहीं जागा तो 5-7 साल के अंदर स्थिति बहुत खराब होगी। तब आप होली नहीं मना पाएंगे, दिवाली नहीं मना पाओगे, अपने त्योहार नहीं बना पाओगे, हैं, जगह जगह पे स्थिति खराब होगी। इसलिए जो चीजें अन्य जगह पे आप लोगों को देख लेंगे, आप लोग अपनी शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते, तो जनसंख्या कानून की जरूरत है। और डेमोग्राफी चेंज के साथ हम लोगों को ये डर जरूर सता रहा है कि मूल निवासियों के अधिकारों का यहाँ पे हनन होना शुरू हो चुका है। क्या उत्तराखंड बदलता कश्मीर होते जा रहा है? बिल्कुल है, उत्तराखंड दूसरा बदलता कश्मीर है। आप बताइए कि 10 साल के अंदर 15 लाख लोग कहां से आए? तो ये प्लानिंग के तहत उत्तराखंड को डेमोग्राफी रूप से कब्जा करने की फिराक में है। शासन प्रशासन इस पे जबरदस्त काम करे, और जो लोग बाहर से आए उनको तत्काल प्रभाव उनके घर को ले रवाना कर दिया जाए। वक्फ कानून लागू हो गया देश भर में, जिसको लेकर विरोध हमने देखा। जिन जिन जगहों का जिक्र आपने किया है, खासतौर पर जौनसार की बात कर ले, यहाँ पर क्या वक्फ कानून को लोगों ने एक्सेप्ट किया है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि अभी जो जिस कब्रिस्तान की मैं बात कर रहा हूं, रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन पे 30-30 बीघे जमीन 3 जगह पे है। तो वहां एक जगह वक्फ बोर्ड ने अपना लेटर भेजा था, लेकिन ये एसटी का क्षेत्र है, यहाँ वक्फ बोर्ड की औकात नहीं है यहाँ का चल जाए। ऑलरेडी पहले ही यहाँ जमीन नहीं कोई भी रह सकता, यहाँ बाहर का व्यक्ति कोई नहीं टिक सकता। तो इसलिए जो है जो बाहर जो वक्फ बोर्ड था, वक्फ बोर्ड का यहाँ पे असर पहले कम था, लेकिन उत्तराखंड के अंदर जगह जगह पे था। अब जो है कागजात दिखाने पड़ेंगे, अदरवाइज ऐसा नहीं है। वक्फ बोर्ड 1947 में देश आजाद हुआ, यहाँ के हजारों जो मुस्लिम लोग थे वो पाकिस्तान गए, तो उनकी जो संपत्ति थी वो वक्फ बोर्ड में आ गई। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो हिंदुओं की संपत्ति थी वो कहाँ गई? इसलिए ऐसा तो कानून में कहीं देखा नहीं। ये तो भू माफियाओं का एक संगठन था जो भारत के अंदर फल फूल रहा था, और कांग्रेस सरकार में सबसे ज्यादा फल फूला। लेकिन आज आप लोगों के समक्ष जो है ये वक्फ बोर्ड बिल है। मैं तो गद्दार है कुछ सांसद, जो ऐसा नहीं है कि हिंदुओं के बीच में भी बहुत गद्दारी है। आप देख रहे होंगे कि 204 सांसद वो कौन थे जिन्होंने वक्फ बोर्ड के विरुद्ध में बिल के विरुद्ध में वोट दिया वहां पे। तो देश में जो है वैचारिक रूप से भी बहुत ज्यादा धर्म परिवर्तन है। वो ऐसा नहीं है दिखे वो भले ही हिंदू रहे, लेकिन अंदर से वो जिहादी हो चुके हैं। ऐसे हमारे क्षेत्र में कई लोग हैं, इन लोगों को औकात में आना चाहिए, इन लोगों को ढंग से रहना चाहिए। आखिरी सवाल कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, व्यापार जिहाद को रोकने के लिए रुद्र सेना आगे क्या कुछ कदम उठाएगी? और इसके साथ ही क्योंकि यहाँ पर जिक्र हो रहा है वैध और अवैध तरीके से जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जनसंख्या और जिस डेमोग्राफी चेंज की आप बात कर रहे हैं वो तो वैध रूप से भी, वैध दस्तावेजों के साथ भी जो लोग रह रहे हैं वो बढ़ा सकते हैं, उसको कैसे रोकेंगे आप? भाई उसको रोकने के लिए हमारे पास जबरदस्त मूल निवास 1950 है। 1950 में यहाँ के ये कोई भी स्थायी निवासी नहीं है, और जो 1950 के बाद है शासन प्रशासन उन सभी के कागजात रद्द करे, उनको उत्तराखंड से बाहर करें, ऑटोमेटिकली डेमोग्राफी चेंज से भी बचेगा और जनसंख्या नियंत्रण से भी बचेगा। 1950 कानून तत्काल प्रभाव से लागू किया, मूल निवास 1950। ठीक है, जाते जाते तमाम लोगों को जागरूक करने के लिए खासतौर पर युवाओं को क्या संदेश आप देंगे? संदेश ये है कि काम धाम करिए, कमाई का आपके पास साधन है, ठीक है, लेकिन वो कश्मीर के अंदर भी था, लेकिन आज के डेट में वहां कौन है? इसलिए धार्मिक रूप से भी मजबूत रहें। जहां पे जब धर्म बचेगा तब मंदिर बचेंगे, मठ बचेंगे, युवा बचेगा, हमारी बहन बेटियां बचेगी। धर्म ही नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। और उदाहरण मैंने आपको कश्मीर का दिया है, इसलिए धार्मिक रूप से भी आ गया है। और हम बहुत जल्दी उत्तरकाशी प्रशासन को, देहरादून प्रशासन से निवेदन है कि ये एक टीम जल्दी बनाई जाए। अभी हनोल
के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, हमने एक जांच टीम बनाई है और डीएम देहरादून जल्दी उसकी रिपोर्ट प्रेषित कर रहे हैं। जल्दी आप लोगों के समक्ष एक बहुत सुंदर सी मुद्दा आपके सामने आएगा और ये जो जितनी भी जमीनें हमारी अवैध तरीके से कब्जा की गई है वो सब छूटेगी। मैं युवाओं से निवेदन कर रहा हूँ, हमारे इस मुहिम का अर्थ रुद्रसेना देवभूमि उत्तराखंड अर्थ धर्म राष्ट्र के लिए काम करती है, जन जंगल जमीन के लिए काम करती है। आप हमारा सपोर्ट करें, कांग्रेस में है, बीजेपी में है, किसी भी संगठन में है, लेकिन आप रुद्रसेना में जरूर आए, रुद्रसेना से जरूर जुड़े। क्या आने वाले समय में राकेश उत्तराखंडी को हम राजनीति में देखेंगे? देखिए, ऐसा है, राजनीति में बहुत गंदगी हो चुकी है। जिहादियों के वोट बैंक के चक्कर में नेतागण दबने लगे हैं। मैं टाइगर राजा सिंह जी को अपना आदर्श मानता हूं, हैदराबाद के विधायक हैं और टाइगर राजा सिंह की तर्ज पर ही आगे राजनीति भी की जाएगी। जो हिंदू समाज के लिए काम करेगा हम उसका समर्थन करेंगे, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी भी दल का हो। हम एक ही बात कहता हूं कि जिहादियों का सपोर्ट के बगैर जो व्यक्ति राजनीति करेगा हम उसको सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाएंगे और जो जिहादियों का सपोर्ट करके राजनीति करेगा उसको मुंह की खानी पड़ेगी, उसको हम औंधे मुंह गिराने का काम करेंगे। राकेश उत्तराखंडी जी, आपका एनएमएफ न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ये थे राकेश तोमर जी, जो रुद्रसेना उत्तराखंड देवभूमि से जुड़े हुए हैं और इन्होंने बीड़ा उठाया है जो उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, उसको लेकर लोगों को वो जागरूक तो कर ही रहे हैं। इसके साथ ही जो अवैध तरीके से घुसपैठ कर रहे हैं उत्तराखंड में, उसको लेकर भी वो कार्रवाई कर रहे हैं। फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।